अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 25वें एपिसोड में। अभी तक राष्ट्रीय परिदृश्य में उग्रवाद आतंकवाद की अवधारणा, उसकी वैचारिक और क्रियात्मक पृष्ठभूमि के बारे में हमने आपके सामने चर्चाएं रखी थी। आज से अब एक नए खंड की शुरुआत हम कर रहे हैं जिसमें हम बिहार के उग्रवादी आंदोलनकारियों की सामाजिक पृष्ठभूमि और उनकी जो आर्थिक राजनीतिक रूप से उग्रवाद आतंकवाद के प्रति उनके रुझान के संबंध में जो बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिहार के उग्रवादी आतंकवादियों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि 1940 से 1947 के बीच बिहार के क्रांतिकारियों से संबद्ध उग्रवादी क्रांतिकारियों की सामाजिक स्थिति का किस वर्ग के लोग इस क्रांति से संबद्ध थे। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 1940 से 47 के बीच क्रांतिकारियों का प्रधान लक्ष्य साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना ही था। साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने से उनको राजनीतिक स्वतंत्रता एवं उपनिवेशवाद को समाप्त कर देने से आर्थिक स्वतंत्रता की उपलब्धि होती। इस तथ्य से कथमपि इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस क्रांति से समाज के सभी वर्ग के लोग संबद्ध थे। प्रकाशित तथ्यों के अध्ययन से उपर्युक्त मेरे कथन की पुष्टि होती है। उग्रवादियों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत वक्तव्यों के आधार पर जो मैंने अपने शोध काल में जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की अंतर्वीक्षा ली, उसके आधार पर यह स्पष्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि क्रांतिकारी मुख्य रूप से किस सामाजिक वर्ग के व्यक्ति थे। इसके लिए करीब 50 उग्रवादी क्रांतिकारियों का सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार मैंने आयोजित किया। उपनिवेशवाद ने बिहार के क्रांतिकारियों को प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति से अभिभूत कर दिया था। भारत में विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, उनके शासन के साथ साथ उनकी लूटपाट यहाँ चलती रही है, किंतु 1757 में आरंभ होने वाले अंग्रेजों की हुकूमत का अंदाज अन्य विदेशी हुकूमतों से काफी हद तक भिन्न था। अंग्रेजों से पहले आने वाले विदेशी या तो लूट मार करके चले गए, जैसे महमूद गजनबी, नादिर शाह, चंगेज खां आदि, या फिर स्वयं इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा जीत लिए गए तथा यहीं के होकर रह गए। उदाहरणार्थ मुगल शासक, ये लोग विदेशी से देशी शासक बन गए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के पूर्ववर्ती शासक आर्थिक दृष्टि से उतने भी पिछड़े थे जितना भारत के विभिन्न प्रांत। वे भारत के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन नहीं कर पाए। अंग्रेजों द्वारा भारत की विजय एक अधिक शक्तिशाली, प्रगतिशील तथा उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा अविकसित अर्ध सामंती आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था की विजय थी। अंग्रेज शासकों ने आरंभ से ही सामाजिक एवं आर्थिक शोषण का कार्य बिहार में आरंभ कर दिया था। अतः सामाजिक एवं आर्थिक शोषण के प्रतिकूल प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति का विकास होना स्वाभाविक था। भारत का परंपरागत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचा अंग्रेजी शासन को जीतने में असमर्थ रहा। उसकी परंपरागत दकियानूसी संस्थाओं
एवं सामाजिक मूल्यों ने अपने से अधिक प्रगतिशील आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वर्ग में संबंध स्थापित किए। इस प्रकार बिहार के एक प्रकार के पुराने ढांचे के स्थान पर एक नया सामाजिक आर्थिक ढांचा कायम हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय कृषि व्यवस्था, लघु उद्योगों तथा व्यापार पद्धति में अत्यंत प्रभावकारी परिवर्तन हुए एवं ग्रामीण सामाजिक वर्ग का शोषण उपनिवेशवादियों द्वारा किया गया। इस प्रकार बिहार के एक प्रकार के पुराने ढांचे के स्थान पर एक नया सामाजिक आर्थिक ढांचा कायम हुआ। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय कृषि व्यवस्था, लघु उद्योगों तथा व्यापार पद्धति में अत्यंत प्रभावकारी परिवर्तन हुए एवं ग्रामीण सामाजिक वर्ग का शोषण उपनिवेशवादियों द्वारा किया गया। बिहार का सामाजिक ढांचा अधिक परंपरागत था, अतः सामाजिक एवं आर्थिक शोषण का कार्य भी यहाँ पर अधिक ही हुआ। नगरीय क्षेत्रों में प्राचीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था खंडित की गई एवं उसके स्थान पर नया सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा स्थापित किया गया। नगरों में शोषण की प्रक्रिया जारी थी। ये परिवर्तन अपने आप में क्रांतिकारी परिवर्तन थे एवं इससे संबंधित जो प्रतिक्रियात्मक एवं प्रतिशोधात्मक गतिविधियां आरंभ हुई वे भी बहुत उग्रवादी एवं क्रांतिकारी स्वरूप की थी। परिवर्तन तो अवश्य हुआ मगर उसमें शोषणात्मक प्रवृत्ति एवं भावनाएं अधिक थी। अंग्रेजी शासन द्वारा ये परिवर्तन जानबूझकर एवं स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर लाए गए थे। इस संबंध में मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का इतिहास का अचेतन हथियार बना। कुछ इतिहासकार अंग्रेजी शासन को शोषण करने में निपुण मानते थे। अंग्रेजी शासन ने भारतीयों का सामाजिक आर्थिक शोषण एवं उनके साथ क्रूरता एवं अत्याचारपूर्ण व्यवहार इतनी अविरल गति से किया जिसके फलस्वरूप उग्रवादी क्रांतिकारियों ने 1940 से 1947 के बीच बहुत आतंकवादी स्वरूप अपना लिया। बिहार में अपने राजनीतिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने अपनी उन्नत पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा बिहार का उपयोग अन्य प्रांतों के समान ही अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में किया। भारत में बटोरी गई दौलत ने जहां एक ओर ब्रिटेन के पूंजीवादी आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में योगदान किया, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न प्रांतों को एक ऋणग्रस्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र बनाकर छोड़ दिया। भारत अंग्रेजों के लिए स्वर्ग एवं अधिकांश भारतीयों के लिए नरक बन गया। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ हुई तथा अंग्रेजों के शासन का अंदाज इंग्लैंड की आर्थिक राजनीतिक आवश्यकता के साथ साथ बदलता गया। अंग्रेजों का शासन संपूर्ण भारत में एक साथ स्थापित नहीं हुआ और न ही स्वतंत्र सर्वत्र इसका स्वरूप एक जैसा रहा। बिहार में 1920 से 1936 तक द्वैध शासन व्यवस्था डैर की स्थापित रही थी एवं 1937 से 1939 तक प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत यह प्रांत भी शामिल था। 14 अप्रैल 1946 तक बिहार का शासन गवर्नर के पूर्ण नियंत्रण में था एवं 14 अप्रैल 1946 के उपरांत यहां पुनः प्रांतीय स्वायत्तता को क्रियान्वित किया गया। 1940 से 1947 की अवधि में यहां अंग्रेजों का ही अधिक आधिपत्य कायम था एवं अंग्रेज शासक विशेषकर जिलाधिकारी बिहार की जनता का अनेक प्रकार से शोषण कर रहे थे। इस अवधि में बिहार के जमींदार, भूस्वामी एवं सामंत आदि अंग्रेजों के साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध रखते थे। कुछ का संबंध अंग्रेजों के साथ बहुत ही अच्छा एवं कुछ का संबंध अच्छा नहीं था। जमींदार वर्ग के लोगों का झुकाव किसी भी स्थिति में क्रांतिकारियों की ओर तो बिल्कुल ही नहीं था। वे अंग्रेज शासकों के साथ अपने अपने क्षेत्र में बिहार के लोगों का शोषण कर रहे थे। इस तरह यह स्पष्ट हो रहा है कि उग्रवादी क्रांति में उच्च वर्ग एवं उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त लोगों का कोई संबंध नहीं था।
स्वाभाविक है कि इस उग्रवादी क्रांति में मध्यम वर्ग एवं निम्न सामाजिक वर्ग के लोग ही सम्मिलित थे, जिनका शोषण एवं जिन पर अत्याचार सरकार द्वारा उच्च वर्गीय व्यक्ति कर रहे थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उपनिवेशवाद के फलस्वरूप शोषित वर्ग ही इस अवधि के उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित थे। 1920 से 1939 के बीच बिहार में अंग्रेजी शासन के दौरान अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए। युवकों, श्रमिकों एवं कृषकों में संगठनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है एवं उनके शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक एवं प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति भी साथ साथ ही विकसित होती है। विदेशी पूंजीवादी शासन के इस दौर में नए उत्पादन संबंध स्थापित हुए। परंपरागत प्राचीन सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग छिन्न भिन्न हो गए। नवीन सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग उत्पन्न हुए और धीरे धीरे विकसित होने लगे। नए सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग न केवल ग्रामीण वरन नगरीय क्षेत्रों में भी विकसित हुए। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था नष्ट प्राय हो गई एवं एक नवीन संयुक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। अंग्रेजी शासन के प्रमुख प्रभाव, जिन्होंने बिहार एवं अन्य प्रांतों की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, जिससे समाज के विभिन्न वर्ग के लोग आतंकित हुए तथा जिसने उग्रवादी आतंकवादी क्रांति को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया, उनकी चर्चा हम निम्नलिखित ढंग से कर सकते हैं। भारत का राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास किया जाना, रेल तार आदि की व्यवस्था करके एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करने का प्रयास किया गया एवं साथ ही साथ राजे महाराजे को शक्ति को छीन करने का प्रयास किया गया। इससे कुछ छोटे छोटे भूस्वामियों एवं सामंतों में स्वाभाविक रूप से प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई। राजनीतिक एकीकरण के माध्यम से ग्रामीण एवं नगरीय संस्थाओं की शक्तियों को भी निःशक्त कर दिया गया। अंग्रेज शासकों द्वारा भूमि पर से सामाजिक स्वामित्व को नष्ट किया जाना इसका दूसरा कारण था। अंग्रेज शासकों द्वारा निजी संपत्ति की स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप बिहार तथा अन्य प्रांतों में जमींदार वर्ग का उदय हुआ। इसका परिणाम यह निकला कि भूमिहीन कृषक, श्रमिक आदि नए वर्ग उत्पन्न हुए एवं उग्रवादी क्रांति के समय उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। उसमें उपनिवेशवादी अंग्रेज शासकों का बहुत अधिक योगदान था। स्वाभाविक है कि इस सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में बिहार के ग्रामीण, निम्न जाति, निम्न एवं मध्यम वर्ग के व्यक्तियों का ही अधिक शोषण हुआ। फलतः इसी सामाजिक वर्ग के लोगों ने उग्रवादी क्रांति में अधिक उग्रता के साथ भाग लिया, ताकि अंग्रेजों को भगाकर वे अपने सामाजिक आर्थिक शोषण से मुक्ति पा सकें। अंग्रेज शासकों ने साम्राज्यवाद एवं अपने उपनिवेशवाद को अधिक से अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक सशक्त सेना रखने का प्रयास किया, ताकि किसी भी विरोधी प्रकृति को समाप्त किया जा सके। इसके लिए उन लोगों ने भूस्वामियों के पास जो सुरक्षा बल थे उनको समाप्त करने का प्रयास किया, ताकि वे निःशक्त हो जाएं, उनमें विरोधी एवं प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति का विकास न हो। अतः बिहार के भूस्वामी मानसिक रूप से क्षुब्ध तो अवश्य थे, लेकिन वे उग्रवादी क्रांतिकारियों के साथ मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको भय था कि कहीं सरकार उनकी बची हुई शक्ति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को भी समाप्त न कर दे। यही कारण था कि बिहार के जमींदार एवं भूस्वामी इस संघर्ष में सक्रिय नहीं थे। लेकिन यदि मध्यम वर्ग के भूस्वामी एवं सामंत सक्रिय नहीं थे, तो कम से कम उग्रवादियों एवं आतंकवादियों का प्रतिरोध भी नहीं करते थे। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने बिहार के नवयुवकों एवं शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों को प्रतिक्रियावादी बना दिया। शिक्षित होने के बावजूद उनको वह सामाजिक एवं आर्थिक स्तर समाज में प्राप्त नहीं था जो अंग्रेजों को दिया जाता था या जो उनको उपलब्ध था। शिक्षित होने के बावजूद वे बेरोजगार थे तथा उनको अपमानित होना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से 1940 से 1947 के बीच जो उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बिहार में हुए, उसमें उनका योगदान बहुत अधिक था। प्रेस की स्थापना किए जाने के पश्चात एक ओर जहां उग्रवादी क्रांति के समर्थक समाचार पत्र, पत्रिकाएं उग्रवादियों की गतिविधियों को प्रकाशित करती थी, वहीं दूसरी ओर सरकार के प्रभाव में जो प्रेस एवं समाचार पत्र थे, वे उनको
प्रतिकूल लिखते एवं छापते थे। उग्रवादी क्रांति के दौरान प्रांतीय सरकार ने प्रेस को बंद करवा दिया तथा उन पर कठोर नियंत्रण एवं प्रतिबंध आरोपित किए गए। संचार व्यवस्था में बहुत हानिकारक रुकावटें आईं। प्रेस व्यवस्था के फलस्वरूप बुद्धिजीवी वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। शिक्षा से प्रेरित एवं प्रभावित बुद्धिजीवी वर्ग के अनेक लोगों का झुकाव वामपंथी गतिविधियों की ओर हुआ, जिससे वे कालांतर में उग्रवादी क्रांतिकारी बन गए। शिक्षित वर्ग के लोग उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों में बड़े उत्साह के साथ संबद्ध थे, ताकि अपने में उत्पन्न हीनता की भावना को वे समाप्त कर सकें। बिहार के हथकरघा तथा गृह एवं कुटीर उद्योग को प्रांतीय सरकार ने नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। फलतः इन उद्योग धंधों से संबद्ध लोगों को आजीविका के साधन नष्ट हो गए, वे उत्तेजित हो गए एवं उनमें प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति विकसित होने लगी। बिहार के लघु उद्योग एवं हथकरघा को नष्ट करके अंग्रेज उपनिवेशवाद के समर्थक इंग्लैंड में निर्मित सामग्रियों का यहाँ पर निर्यात करने लगे, ताकि विदेशी वस्तुओं के व्यापारियों को अधिक से अधिकतम लाभ मिल सके। एक ओर भारतीय व्यापारियों एवं श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में गिरावट हो रही थी, तो दूसरी ओर विदेशी वस्तुओं के व्यापारियों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति निरंतर उन्नत हो रही थी। ऐसे परिवेश में उग्रवादी विचारधारा एवं प्रवृत्ति का विकास होना स्वाभाविक ही था। बिहार की परंपरागत कृषि तथा गृह उद्योगों के पारस्परिक समन्वय बिखरने लगा एवं कृषि पर आधारित दबाव अत्यधिक बढ़ गया। कृषकों का भी शोषण जारी था। उदाहरणार्थ चंपारण सत्याग्रह 1917 कृषकों के शोषण के प्रतिकार का एक ज्वलंत प्रतीक है। बिहार एक कृषि प्रधान प्रांत था एवं उग्रवादी आतंकवादी क्रांति के समय भी वह कृषि प्रधान प्रदेश ही रहा। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति के फलस्वरूप इस प्रांत में औद्योगिक विकास का स्तर बहुत निम्न ही रहा। 19वीं शताब्दी के उपरांत नवोदित भारतीय पूंजीपतियों द्वारा बिहार के अनेक भागों में उद्योग लगाने के प्रयास किए गए एवं 1913 के उपरांत यूरोपीय वित्तीय नीति से बिहार में औद्योगिक विकास कुंठित हो गया। लेकिन एक औद्योगिक श्रमिक वर्ग का विकास अवश्य हुआ, जिसमें धीरे धीरे जागरूकता आती गई कि उनका शोषण हो रहा है। उनके मन में शोषण का प्रतिकार करने की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति का विकास भी हुआ। यह प्रवृत्ति उनको उग्रवादी आतंकवादी क्रांति की ओर केंद्रित करने लगी। इस विश्लेषण से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज शासकों की साम्राज्यवादी एवं औपनिवेशिक नीति ने बिहार के समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया, जिसने उग्रवाद एवं आतंकवाद को अत्यधिक प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। 1940 से 1947 की अवधि के दौरान इस अवधि में बिहार के अनेक क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तरी बिहार के अनेक भागों में उग्रवादी आतंकवादी क्रांति काफी तीव्रता से संचालित की गई। इस क्रांति में समाज के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग के लोग सम्मिलित थे, जिनमें क्षोभ एवं रोष अधिक विकसित था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के फलस्वरूप जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बिहार की सामाजिक व्यवस्था में आए, उस परिवर्तन ने उन वर्गों पर क्या प्रभाव डाला, उन वर्गों के लोगों ने उग्रवादी आतंकवादी क्रांति के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया तथा उसमें क्या योगदान दिया, इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। किसी भी समाज में सामाजिक वर्गों का निर्धारण उसकी उत्पादन व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। यदि इस वर्गीकरण को स्वीकार किया जाता है तो स्वाभाविक है कि सामाजिक वर्ग को आर्थिक वर्ग माना जाना चाहिए। उत्पादन व्यवस्था के आधार पर ही वर्ग संबंध स्थापित किए जाते हैं। जब एक उत्पादन व्यवस्था टूटती है तो साथ में इस पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग भी टूटने लगता है। नई उत्पादन व्यवस्था नए उत्पादन संबंधों एवं नए सामाजिक आर्थिक वर्गों को जन्म देती है। बिहार के कृषि, उद्योग, व्यापार, ग्रामीण व्यवस्था, शहरी व्यवस्था और यहाँ की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर अंग्रेजी शासन के प्रभाव के कारण कुछ प्राचीन एवं परंपरागत वर्ग नष्ट हुए, उदाहरण स्वरूप हस्तशिल्पी वर्ग, और कुछ नए वर्ग उत्पन्न हुए, उदाहरण स्वरूप सूदखोर वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग। आज के
इस एपिसोड में बस इतना ही। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष बातें हम आपके साथ अगले एपिसोड में करेंगे। जय हिंद।